नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लक्सर कुआखेड़ा में सोनाली नदी के रौद्र रूप, 3000 बीघा कृषि भूमि प्रभावित। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। हरिद्वार में बारिश के साथ वन्यजीवों की दस्तक। अजगर, मगरमच्छ, तेंदुए की आबादी में आने से दहशत। वन विभाग रेस्क्यू में लगा। रुद्रपुर में एसआईआर पर घमासान। बेहड़ विधायक ने किया खुलासा। पूर्व विधायक व परिवार के नाम से कई वोट, बोले बताए कौन असली कौन नकली। हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में विषयवाद फीसें बढ़ाने को लेकर छात्रों का हंगामा। विरोध प्रदर्शन पर फूका पुतला। प्रवेश प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन में खड़ी वंदे भारत ट्रेन में घुस रहा था 10 फीट का अजगर। रेल कर्मचारियों की नजर पड़ी तो मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। चमोली में खूंखार कुत्तों का खौफ। 10 स्कूल 4 दिन के लिए बंद। अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का। खटीमा में श्रावण मास के पावन दिनों में खटीमा क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। शारदा तट पर स्थित शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते नजर आए। श्रद्धालु ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। बतलाई गई है। भगवान शिव की आराधना करना, भगवान पर समर्पित भाव रखना, श्रद्धा विश्वास के जो केंद्र हैं वह भगवान भोलेनाथ हैं। ऐसे भोलेनाथ के चरणों में यहाँ दिव्य लाल कोठी शिव मंदिर प्रांगण में भगवान की दिव्य लीला हम सबको श्रवण हो पा रही है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से यहाँ प्रत्येक चर्चाओं में शिव की आराधना एवं श्री हरि श्रीमन नारायण के दिव्य चरित्रों का हम बखान कर रहे हैं। कल हमने श्रवण की थी, कल पंचम दिवस की लीलाओं में हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश ने गिरिराज जी को धारण किया। देश को राज्य वन सेवा के 28 नए अधिकारी मिल गए। इनमें 12 महिला अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा देहरादून में 38वें प्रवेश पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 के प्रशिक्षु अधिकारियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। वन अनुसंधान संस्थान के सभागार में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने प्रशिक्षण पूर्व करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान 18 अधिकारियों को ऑनर्स उपाधि और 10 अधिकारियों को डिप्लोमा उपाधि प्रदान की गई है। कर्नाटक के शशि कुमार एमसी ने स्वर्ण पदक सहित सर्वाधिक 6 पुरस्कार हासिल किए हैं। ये 2 साल जो था ये हमारा ये यहाँ ट्रेनिंग का कॉन्वोकेशन है, दीक्षांत समारोह है। ये अंत नहीं है, मैं बोलूँगा ये एक शुरुआत है। आने वाले समय के लिए, आने वाली फील्ड की चुनौतियों के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हमें ट्रेनिंग दी गई है। बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो लॉ से संबंधित हो, चाहे वो फील्ड मैनेजमेंट हो, प्रेस मैनेजमेंट हो। बहुत ही अच्छा हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल रहा है और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को जब हम जाके अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्यों में इसका पालन करेंगे और इनको लागू करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है। आज 4 राज्यों में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों के लिए 28 अधिकारी यहाँ से कैसफर्स देहरादून से अपना जो प्रोफेशनल कोर्स है वो पूरा करके यहाँ से अपने अपने राज्यों में जाएंगे। और ये वही लोग हैं जो जिन्हें हम वर्ष 2047 में जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा तब ये फॉरेस्ट्री सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन पे होंगे। मैं 38 बैच का ऑफिसर ट्रेनी हूँ और जैसा कि आपने कहा है कि आजकल आज का जो बहुत सारी समस्या है उनमें से सबसे बड़ा है क्लाइमेट चेंज और जो मानव वन्यजीवी संघर्ष जो भी है और जो जंगल की कमी हो रही है, चाहे वो आग से हो या चाहे वो एनक्रोचमेंट से हो, इन सब के कारण हमारे जो जंगलात की जो परसेंटेज है वो कमी हो रही है।
लेकिन हम लोग नया पीढ़ी की जो ऑफिसर लोग हैं, ऑफिसर ट्रेनीज हैं, हम लोग यहाँ जो भी 2 साल में सीखे हैं उसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और जो हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड ऑफ फॉरेस्ट्री है उन सबको हम लोग जोड़ते हुए और कम्युनिटीज़ को हमारे साथ लेके जाते हुए हम लोग आगे का जो भारत का जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ फ्यूचर है वो हम लोग ये निश्चित करेंगे कि वो अच्छी तरह से हो। लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता का एक विवादित बयान सामने आया है। सुल्तानपुर स्थित वीर फार्म हाउस में जन्मदिन समारोह के दौरान मन संभालते हुए उन्होंने कथित तौर पर सुल्तानपुर की जनता से कहा कि वोट नहीं दी तो पेट में कीड़े पड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कार्यक्रम के दौरान संजय गुप्ता ने बिना नाम लिए खानपुर के वर्तमान और पूर्व विधायक पर भी तंज कसा है। उनके बयान को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। स्वच्छ पानी पहले 20 फुट का पानी गाबला पीते थे, लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े पड़ेंगे। स्वच्छ पानी पीकर मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ जो वो मेरे लाया हुआ पानी पिएगा, स्वच्छ पानी बीमारी से दूर भगाने वाला पानी मैंने नहीं करता। बहुत कमा रखे, मैंने सुल्तानपुर को नगर पंचायत बनाया, आज तक बनी। कांग्रेसियों ने केवल लॉलीपॉप दिया। मैंने 11 करोड़ रुपए, स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, माननीय धामी जी से वो लगने से पहले, आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले 11 करोड़ यहाँ मेरी जन्मभूमि है। मैंने कहा पानी तो सब पिएंगे, स्वच्छ पानी पहले 20 फुट का पानी गाबला पीते थे, लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े पड़ेंगे। स्वच्छ पानी पीकर मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी को अब तक पूरा न्याय नहीं मिला है और न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने मामले से जुड़े कथित वीआईपी एंगल की जांच और सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सितंबर 2022 में अंकिता की हत्या के बाद पूरे उत्तराखंड में आक्रोश फैल गया था। मामले में पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को अदालत दोषी ठहरा चुकी है और उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद अंकिता के परिवार और विभिन्न संगठनों की ओर से मामले से जुड़े अनुत्तरित सवालों की जांच की मांग लगातार उठती रही है। मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता और इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब जैनी प्रकरण में मेरे पे एक आरोप लगा था, सिर्फ आरोप लगा था, तो मैंने तत्काल विधानसभा से मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और ये संकल्प लिया था कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा और जब तक सीबीआई की जांच, कोर्ट से मुझको न्याय नहीं मिल गया तब तक मैंने विधानसभा के अंदर भी कदम नहीं रखा और किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। आज मुझे ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है और जिस सीबीआई की जांच में 2 नाम चर्चाओं में हैं, एक प्रदेश के महामंत्री संगठन और दूसरा प्रदेश के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी का नाम चर्चाओं में। और इसी बीच आपको जयपुर से खबर बता देते हैं। जयपुर से खबर कॉकरोच पार्टी पर हमला, पीटे गए कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता। स्कूल का जायजा लेने पहुंचे थे सीजेपी के कार्यकर्ता, ग्रामीणों ने खदेड़ा, मारपीट का भी आरोप। जयपुर से खबर कॉकरोच पार्टी पर हुआ हमला। ग्रामीणों ने खदेड़ा, मारपीट का भी आरोप।
पीटे गए कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता। स्कूल का जायजा लेने पहुंचे थे सीजेपी कार्यकर्ता। ग्रामीणों ने खदेड़ा मारपीट का भी आरोप। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का तीसरा चरण चल रहा है। इसी बीच एसआईआर को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि एसआईआर की आड़ में फर्जी आपत्तियां लगवाकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया है जिसे भारत निर्वाचन आयोग संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है बल्कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान भी देश में कई बार एसआईआर हुआ। मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस को लगता है कि वह चुनाव हार रही है तब वो ऐसी संस्थाओं पर आरोप लगाती है। देखिए, एसआईआर मतदाता सूची में एक सुधारीकरण की एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची है उसमें सुधारीकरण के लिए किया एक अभियान है और ये पहली बार भी आयोजित नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में कई बार एसआईआर पूरे देश में लागू किया गया, ये प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन कांग्रेस को अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, किसी नाम पे उनको किसी विशेष वर्ग से भी कोई लगाव है, तो उसकी आपत्ति भारत निर्वाचन आयोग को उनको करनी चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि वह अब अपने कार्यक्रमों को राष्ट्रगीत वंदे मातरम की केवल शुरुआती 2 पद ही गाएगी। कांग्रेस इस निर्णय के पीछे साल 1937 के अधिवेशन के प्रस्ताव का हवाला दिया है। इस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मंत्र दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस का यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस अपने विदेशी मानसिकता से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और अब वो संसद और संविधान को भी नकार रही है। जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने यह फैसला केवल एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद ने पूरे वंदे मातरम को मान्यता दी है, लेकिन कांग्रेस को देश की जनता की भावनाओं से कोई लेना देना है नहीं।
वंदे मातरम के बारे में जो निर्णय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कर लिया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और कांग्रेस अपनी जो विदेशी मानसिकता है कांग्रेस की, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस ने अपने आप को देश, संसद और संविधान से भी ऊपर मान लिया है। देखिए, भारत की संसद ने जब ये कह दिया कि हम पूरा वंदे मातरम गाएंगे, और जिस व्यक्ति ने जिस भावना से वंदे मातरम की रचना की थी और पूरे देश ने उसको अंगीकृत करने का काम किया, और कांग्रेस संसद को भी नकारने का काम कर रही है, कांग्रेस संविधान को भी नकारने का काम कर रही है। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला और पेपर लीक के मामलों को लेकर रोजगार संघ एक बार फिर मुखर हो गया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम सिंह गढ़वाल ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर बेरोजगार युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। मुलाकात के दौरान भर्ती घोटाला, सीबीआई जांच और पेपर लीक के मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। कहा है कि यदि आपके साथ इस मामले में कोई और भी इन्वॉल्व है तो आप उनके सामने आइए, क्योंकि अगर जांच होती तो तमाम लोग इसमें शामिल उनका जरूरी है, एक समय बाद उन लोगों को आना पड़ेगा। तो हम भी यही चाहते थे कि अगर कौन कौन है वो जो अगर जिन्होंने इस तरीके का कार्य को किया है, और यदि उनको पहले से ही इस चीज़ में था कि अब उनके साथ ये कोई फ्रॉड हुआ है या कुछ हुआ है, या फिर इनके कहाँ तक लिंक है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आप किसी को 32 लाख रुपए दे रहे हो तो वो आपने एकदम शायद उस चीज़ को जांचा होगा, आपने उसको परखा होगा, और जब आप पूर्ण रूप से सहमत हुए होंगे तभी आपने एडवांस में इतनी बड़ी रकम कहीं तक पहुँचाई होगी। परीक्षा हुई थी, नर्सिंग भर्ती परीक्षा 25 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित हुई थी, और इस परीक्षा में कई गंभीर आरोप जो है लगे हुए हैं। और इसमें दरअसल ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है चारू चंद्र जोशी, जिसने एक तरह से 32 लाख रुपए की डिमांड की थी एक लड़की से, एक महिला से जो इस परीक्षा में अभ्यर्थी थी। उसने 32 लाख रुपए कई विभिन्न जो है 32 लाख रुपए अलग अलग जगह से अलग अलग अकाउंटों में जो है भेजे भी हैं उस लड़की ने। और इससे साफ साबित होता है कि इस भर्ती की जितनी भी इसमें जो है इस भर्ती में कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि लड़की ने इसमें जो है सोना भी गिरवी रखा है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के शुद्धिकरण व सटीक बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का दूसरा चरण गतिमान है। एसआईआर के तहत वर्तमान समय दावे व आपत्तियों के निस्तारण का चल रहा है। मतदाताओं द्वारा 14 जुलाई से 13 अगस्त तक फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से दावे व आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग वेरिफिकेशन का निपटारा कर रहे हैं। लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में चल रहे एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया 13 अगस्त को संपन्न हो गई। एसआईआर के दूसरे चरण के तहत 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच कुल 2,83,890 दावे व आपत्तियां तमाम माध्यमों से प्राप्त हुए, जिसमें फॉर्म 6 के 1.28 लाख, फॉर्म 7 के 1.07 लाख और फॉर्म 8 के 47,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में अब 14 अगस्त से एसआईआर के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से नाम काटने, उम्र का सही विवरण, स्थानीय पता आदि सम्मिलित है। वहीं कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के वोट निरस्त कराने के लिए कथित तौर पर गलत जानकारी देने के आधार पर आवेदन दिए जाने को गंभीर मामला बताया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ऐसे मामलों में कार्रवाई और दंड का प्रावधान करने की मांग की है, जिसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया के साथ आरोप प्रत्यारोप से राजनीति भी चुनाव आने से पहले बेहद गर्मा गई है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों से भी एसआईआर को लेकर शिकायत जिलाधिकारियों को दर्ज कराई जा रही है। ये प्रतिनिधि मंडल जो आया था, इसके द्वारा मुख्यतः ये मुद्दा उठाया गया कि बल्क में ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं। एसआईआर में इस समय दावे आपत्ति का समय चल रहा है और उन्हें यह आश्वस्त किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून और जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली है और ईसीआई का मैनुअल है, उसमें रिवीजन के लिए जो विधि व्यवस्था दी गई है, जो प्रोसीजर लेट डाउन बाय रूल्स है, हमारे ईआरओज उसी के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और मकसद ये है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए और कोई भी अपात्र मतदाता
सूची में न जुड़ने पाए। कि एसआईआर को लेकर सत्ताधारी दल विभिन्न विभिन्न तरीकों से फरेब करने में जुटा हुआ है। कई बार बेनकाब हो गए, लेकिन बदमाशी की हद ये है कि मानने को तैयार नहीं। अभी आपने परसों ये देखा होगा कि किस प्रकार से शिकायत करने वाले लोगों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर अमरेंद्र मिश्र जी से कहा कि हमने कोई शिकायत नहीं की है। अब आज इसी तरह का एक नया मामला फुरकान जी हरिद्वार से लाए हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र से लाए हैं। इनका नाम काटने की सिफारिश किसी व्यक्ति ने की है, ये माननीय विधायक है वहां से, और इनका नाम काटने की सिफारिश हुई है कि ये यहाँ नहीं रहते हैं। इस रूप में इनकी सिफारिश काटने की सिफारिश। जब इन्होंने काटने वाले व्यक्ति के पास तक पहुंच बनाई, वहां गए, तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के कांग्रेस भवन में, जहाँ पर हमारे साथ प्रियंका के विधायक मोहम्मद फुरकान अहमद जी हमारे साथ हैं, और जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उनसे ही जानते हैं किस तरह का ये मामला है। सर, आपका नाम जो वोटर लिस्ट से काटने की आपत्ति दी गई है, कैसे देखते हैं? ये हमें पहले ही आशंका थी कि हम बार बार अधिकारी से कह रहे थे कि कुछ लोग फर्जी आपत्ति लगा रहे हैं, तो हमने जिलाधिकारी को, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को, सबको पहले भी बार बार कहा। हर मीटिंग में हमने कहा कि काफी लोगों पर आपत्ति, मेरी विधानसभा में लगभग 1700 पर आपत्ति लगी, जिसमें मेरा मानना है कि 100% झूठी लगाई गई है। और खुद मेरे नाम पर भी, मेरा बूथ नंबर 126, और जो मेरे नाम पर आपत्ति लगी 12 तारीख में आपत्ति लगाई मोहम्मद फुरकान के नाम से, जो फुरकान दूसरे वार्ड का रहने वाला। तो जब मैंने उसे मालूम किया कि भाई आपने मेरे आपत्ति लगाई, कि मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मेरे वाले साहब प्रधान रहे गाँव में, मेरी वाइफ प्रधान नहीं। मैं 96 में चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, मैं 2007 में कांग्रेस से लड़ा, और 3 बार में लगातार विधायक हूँ। जब एक मेरे नाम पर आपत्ति लग सकती है तो और फर्जी, तो और आप देखो कि पूरी विधानसभा, पूरे प्रदेश में कितने लोगों पर फर्जी आपत्ति लगी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद जी, जिनके ही खुद की आपत्ति नाम काटा गया था, और ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं चिन्हित कर लो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या विधायक हैं, उनकी पार्टी लगाकर उनके नाम कटवाने का काम कर रही है। एसआईआर जो था वो एक प्रारूप बढ़िया तरीके से बना था, लेकिन चुनाव आयोग को चाहिए था कि पहले वो अपनी मतदाता सूचियों का मिलान कर लेता, 2003 की मतदाता सूची वर्तमान जो स्थिति है उसके मिलान करता, और उसमें से पूरी सूची अपनी तैयार कर लेता, उसके बाद आपत्तियां मांगता। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने पहले सबको नोटिस जारी कर दिए हैं, सबको जो मतदाता 2003 का था उसको भी उन्होंने सबको नोटिस जारी कर दिए, सब में आपत्ति दर्ज कर दी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है, और इसको मतदाताओं को परेशान करने का, और इससे सूची को जो उनके वोटर नहीं है उनके वोट काटने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, लेकिन उन्होंने खुद नहीं डाली, तो इसके पीछे क्या मंशा भाजपा सरकार की है? देखिए, कांग्रेस एसआईआर के मामले में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, भ्रांतियां फैलाने का काम कर रही है। एसआईआर में 19 लाख लोगों को नोटिस आया है, मुझको भी नोटिस आया है, और मैंने केवल अपनी प्रामाणिकता देनी है कि हाँ मैंने 2003 में वोट कास्ट किया था, या मेरा ये डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट दिखा के उस आपत्ति का निस्तारण करना है। तो कांग्रेस को केवल एसआईआर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है, और जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रही है, और जनता को बरगलाने का काम कर रही है। एसआईआर में कहीं कोई गलत नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया तकनीकी तौर पर मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब ये राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। सत्ता पक्ष इसे पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ रहा है, जबकि विपक्ष इसे वोट काटने और गुमराह करने की साजिश बता रहा है। रुड़की की पिरान कलियर सीट पर विधायक के नाम पर दर्ज आपत्ति और फिर उसके पीछे वाले व्यक्ति के इनकार ने इस शक को और गहरा दिया है कि कहीं प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं हो रहा। चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो निष्पक्षता के साथ सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण करे, ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे, क्योंकि साफ सुथरी मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। लेकिन मौजूदा हालात में एसआईआर अब तक सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का